अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। इंशाल्लाह इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे और हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप जो सा न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं उस टाइम पे क्लिक करके अपनी मर्जी से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पर मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी, इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आएंगी। आप उनको भी अच्छे से देखें और वीडियोस देखें। कहीं पर भी इशू हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट लाजमी करके जाएं इस वीडियो के नीचे, और समझ आ जाए तो फिर वीडियो दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 2.1। तो पहला आपका न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4। मतलब आपके पास दो वेक्टर है, मान ले एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इन दोनों की पहले उसने दी हुई है आपको क्रॉस प्रोडक्ट और फिर दी हुई है डॉट प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यूज दी हुई है। इन दोनों को हम लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में मेरे पास दो चीजें हैं। पहली चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर मान ले एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसके ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर ए है, और बी भी। तो दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। जब भी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम इस तरह की सीधी लाइनें साइडों पे लगाते हैं। तो वो कितनी थी, 403, वो हमने लिख ली। इसके अलावा उसने हमें आगे बताया हुआ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और इसकी भी उसने हमें मैग्नीट्यूड दी हुई है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। लिखेंगे तो हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट के। अब इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट के लिए डॉट लगाएंगे साइडों में, उसकी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो उसके लिए भी सीधी लाइन है, वो कितनी है, 4 है। तो यही चीज उसने लिखी थी, हमने भी गिवन डाटा में लिख ली। आगे वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। आपने इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड मुझे क्या करना है, एंगल, तो वो भी हमने लिख लिया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा हम करेंगे फाइंड आउट। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि उन्होंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी दी हुई है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब किसी वेक्टर की फाइंड आउट की जाती है तो इस तरीके से होती है, ए क्रॉस बी। इन दोनों वेक्टर्स की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इस तरीके से आती है, ए बी साइन थीटा, और साथ में कोई ना कोई हम यूनिट वेक्टर भी लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसकी ले रहे हैं मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट की। जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर यूं सीधी लाइनें लगाएंगे, और जब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फिर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जब डायरेक्शन नहीं चाहिए तो फिर ये वाला यूनिट वेक्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आ गया दो वेक्टर्स की, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। बल्कि इसमें आप एक और काम कर ले कि जैसे कि ये पूरे हिस्से की उसने वैल्यू दी हुई है, ए क्रॉस बी उसने दिया हुआ है 4√3, तो इसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें 4√3 इज इक्वल में है ए बी साइन थीटा। ये एज इट इज रहने दें, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे आती है, ए बी कोस थीटा, इस तरीके से आती है, और इनकी मैग्नीट्यूड भी इसी तरीके से ही आती है। मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसलिए सीधी लाइनें आ जाएंगी, और यहाँ पर भी हम एरो लगाएंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी। अब इसकी भी वैल्यू दी हुई है उसने ए डॉट बी की, वो है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बाकी आपके पास आएगा ए बी कोस थीटा। अच्छा, ये जो ए बी लिख रहे हैं ना, इनके ऊपर एरो नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसलिए यहाँ पे एरो नहीं आएगा। क्लियर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो मैं यूं करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो 1 है मेरे पास 4√3 इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास थी ये वाली 4 ए बी कोस थीटा, ठीक है। इनको चूंकि हमने डिवाइड करना है तो इसलिए इनके बीच में डिवाइड का निशान लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग हो जाएगी, 4 से 4 कट गया, ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच गया √3 इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा बच गया। और इसको देखकर आपके जेहन में आ चुका होगा कि साइन ओवर कोस टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये सारा क्या हो गया, टेन थीटा के बराबर हो गया। अब टेन यहाँ पर है, हमें सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके हो जाएगा ये टेन इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा।
और टेन इनवर्स की जो वैल्यू है उसके लिए आपने एक टेबल तो याद किया होगा अपनी रिसेंट क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी। तो उस टेबल को मैं लिख लेता हूँ। देखिए, टेन थीटा और अंडर रूट 3 वाली वैल्यू यहाँ पर है, और ये किस एंगल पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है। तो लिहाजा टेन इनवर्स अंडर रूट 3 किस एंगल पे बनता है, 60 डिग्री पे बनता है। तो इस यहाँ पे फिर इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये टेबल वैसे आपको ज़बानी याद होना चाहिए, उम्मीद है आपको याद भी होगा। नहीं तो आप अभी इसको यहीं से लेके याद कर ले, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ आ जाए तो फिर शेयर कर दें। अब मूव करते हैं आपके सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो 2.2 इसमें लिखा हुआ है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आस्ता आस्ता उसकी हाइट ज़्यादा हो रही है कि हेलीकॉप्टर की। तो मान लें जी वो हेलीकॉप्टर ये है, और ये वो ज़मीन थी जिससे इसकी हाइट उसने मतलब गेन किया, ऊपर उड़ा यहाँ से। और कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, इतनी इसकी स्पीड है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। आगे वो कहता है व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर, और जब ये जमीन से इतनी हाइट पर होगा। अब उसने क्या बता दी हुई है, हाइट बता दिया है। तो मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसकी हाइट को। मान लीजिए ये इसकी हाइट है 156.8 मीटर। तो इतनी इसकी हाइट है। हाइट को डिस्टेंस भी कह सकते हैं, तो मैं सिंपल इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अबव द ग्राउंड। आगे वो कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर को हमने फिर गिराया यहाँ से। तो मान लीजिए वो पत्थर ये था, ठीक है। इस पत्थर को हमने इस हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ गिरा दिया। आगे वो कहता है आ स्टोन इज ड्रॉप, एक स्टोन, एक पत्थर को हमने नीचे की तरफ गिराया। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, ये जो पत्थर है जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो इस पत्थर ने कहाँ मूव करना है, नीचे की तरफ मूव करना है, और इसने कितना टाइम लेना है यहाँ से यहाँ तक आने में, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम आपको करना है कैलकुलेट। तो पहली बात, जो जो चीज़ें दी हुई हैं मैं वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले उसने मुझे बताया कि हेलीकॉप्टर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 19.6 मीटर पर सेकंड के। अब देखिए ये पत्थर भी तो हेलीकॉप्टर के अंदर ही था ना जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो जितनी स्पीड हेलीकॉप्टर की होगी उतनी ही स्पीड क्या हो जाएगी, इस पत्थर की भी स्पीड उतनी हो जाएगी। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ कि इस पत्थर की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसे मैं कहूँगा ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब इसके साथ मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ, देखिए स्टार्टिंग पर इनिशियल जो इसकी स्पीड है या वेलोसिटी कह ले, ये ऊपर की तरफ थी क्योंकि हेलीकॉप्टर भी ऊपर मूव कर रहा था, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। जमीन नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और ये ऊपर मूव कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। इसलिए मैं इसके साथ क्या लगा रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है, और जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर हम उसके साथ माइनस लगा के ही ये शो करते हैं कि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो चूंकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन जी के ऑपोजिट है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे माइनस। यहाँ तक तो बात कर ली हमने इसकी वेलोसिटी की। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे उसने हमें इसका डिस्टेंस दिया हुआ था, इसकी हाइट क्या लें या डिस्टेंस क्या लें जमीन से इस पत्थर की। चाह रहा जितनी हेलीकॉप्टर की हाइट है उतनी इस पत्थर की भी होगी। वो हमें थी 156.8 मीटर, इतनी उसकी हाइट थी, वो भी हमने लिख ली। इसके अलावा जो चीज़ हमें पता है वो है जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी हमने लिख ली। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें टाइम करना है कि इस पत्थर को नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टी वो हमें फाइंड आउट करना है। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब इस न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें भी हैं, लेकिन पहले मैं इसको बहुत सिंपल रख के सोल्व कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो बारीक बातें हैं ना कॉन्सेप्चुअल, मैं उनके ऊपर भी बात करूंगा ताकि वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाए, अगर वो चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी तो पहले तो सिंपल जैसे डाटा लिखा मैं इसे सोल्व कर देता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 1/2 AT का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब सारी वैल्यूज है हमारे पास, इसमें लिख देते हैं। जैसे कि S मतलब डिस्टेंस, उसकी वैल्यू भी मौजूद है, वो भी लिख देते हैं। सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो S उसने हमें दिया हुआ है 156.8, तो S की जगह पे आ जाएगा 156.8 156.8
इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास थी माइनस के 19.6, तो यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस के 19.6। और टाइम तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम तो एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू तो नहीं है। 1/2 ए का मतलब है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन यूज हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसलिए ए की जगह अगर आप जी लिख लें तो वो ज्यादा बेहतर है। और जी की वैल्यू हमारे पास है जी 9.8 और टी स्केयर आपके पास एज इट इज। फर्दर देखें तो ये एज इट इज रहेगा 156.8 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट ओपन करके लिख ले माइनस के 19.6, साथ में आ जाएगा टाइम प्लस। अब ये जो 9.8 है ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.9, साथ में आ जाएगा टी स्केयर। इसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि आप देख लें जी, ये लिखा हुआ ना 4.9 टी स्केयर, तो टी स्केयर वाली वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूँ 4.9 टी स्केयर, ये टी वाली वैल्यू को मैं बाद में लिख लेता हूँ माइनस के 19.6 और साथ में आगे टी, और ये सारी वैल्यू इक्वल के इधर प्लस है, इधर आके ये हो जाएगी माइनस, तो माइनस के 156.8 हो गया और यहाँ पे बच जाएगा 0। क्लियर। अब आप यूं कर लेंगे जैसे टी स्केयर के साथ है 4.9, मैं चाहता हूँ ये सिंपल टी स्केयर है, तो मैं 4.9 के साथ सारी वैल्यू को कर देता हूँ डिवाइड, तो ये जो 0 है ये भी डिवाइड हो जाएगा 4.9 के साथ, इस पूरी वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे हम 4.9 के साथ, माइनस के 19.6 ये भी 4.9 पे डिवाइड हो जाएगा, साथ में आ जाएगा टाइम टी माइनस 156.8, ये भी डिवाइड हो गया 4.9 के साथ। अब 0 के साथ जो भी डिवाइड हो वो 0 हो जाता, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये दोनों तो कट गए, सिंपल बचा टी स्केयर माइनस, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4 माइनस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। नहीं जी, ये आपके पास आपकी एक इक्वेशन बन गई जो कि आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 0 इस तरफ है ना, आप इसको यहाँ से खत्म करके दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। चलें जी, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, और मिड टर्म ब्रेक करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा है। लास्ट वाली को फर्स्ट से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 32 था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 32 1 से मल्टीप्लाई होकर 32 आ गया। अब 8 का टेबल 4 तक पढ़े तो हमारे पास 32 ही आ जाता है, और 8 में से 4 को माइनस करके मिड टर्म भी बनती है, तो इसका मतलब मैं अपनी मिड टर्म को इसके अकॉर्डिंगली ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पे टी स्केयर एज इट इज, यहाँ पे टी स्केयर हमारे पास एज इट इज आ गया। अब मिड टर्म की जगह पे ये वाले फैक्टर यूज करेंगे, पहले 8 है तो मैं लिखूंगा माइनस के 80, उसके बाद 4 है तो लिखूंगा प्लस के 40, और प्लस माइनस करूंगा तभी तो माइनस 4 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे मुझे प्लस लिखना पड़ेगा। देन माइनस के 32 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन आ गया टी, अंदर बच जाएगा टी माइनस 8, इन दोनों में से कॉमन आ गया 4, तो अंदर बच गया टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टी और प्लस 4 मिलके एक फैक्टर बन जाएंगे, और टी माइनस 8 एक फैक्टर बन जाएगा। दोनों ही 0 के इक्वल है तो 1/1 दोनों को 0 के इक्वल लिख दें, इक्वल टू 0, और टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 है उस साइड पे जाके ये हो गया माइनस 4, ये माइनस 8 था तो उस साइड पे जाके हो गया प्लस 8। लें जी, दो आपके पास आंसर आ चुके हैं। टाइम, अब आप खुद ही सोच लें देखने से कि क्या टाइम माइनस में होता है, टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाला तो आंसर बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसके नीचे लिख दें नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो 8 वाला आंसर आया यही करेक्ट होगा, तो लिहाजा मैं बात कर सकता हूँ कि इस पत्थर को, इस स्टोन को नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 8 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि टाइम टेकन बाय द स्टोन इज 8 सेकंड, तो लिहाजा इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो टाइम है वो कितना है, 8 सेकंड है, और यही आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ डिटेल बातें हैं वो आपको बताना जरूरी है, ताकि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्लियर कर लें। पहली चीज ये कि बच्चों को ये बात बताई जाती है कि जब हम हेलीकॉप्टर से पत्थर को गिराएंगे तो पत्थर उसी वक्त तो नीचे नहीं जाएगा। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है,
तो इस पत्थर का भी इनर्शिया है। इनर्शिया तो कहता है जिस डायरेक्शन में आप मूव करें तो आप करते रहें। तो इनर्शिया की वजह से ये पत्थर थोड़ी देर के लिए क्या होगा, पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो जैसे कि ये ऊपर जा रहा है तो हमें पहले ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड करना चाहिए और फिर यहाँ से नीचे आने वाला भी डिस्टेंस फाइंड करना चाहिए, क्योंकि इसने डबल डिस्टेंस कवर किया, पहले ऊपर ऊपर गया और फिर वहां से नीचे आया। तो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना चाहिए, उसका फिर टाइम आएगा। देखिए अगर आप डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको पहले ऊपर जाने का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर ऊपर से नीचे आने का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा। तो वो भी आप उस तरीके से कर ले, वो भी बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन हमने डिस्टेंस लिया ही नहीं है, हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जब लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये रही हमारी इनिशियल पोजीशन जहां से हमने इसे रिलीज किया था, और यहां से यहां तक जब उसने वापस आना है तो ये इसकी होगी फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर एक सवाल ये बच्चों के जहन में आ सकता है कि ये जो फिर ऊपर वाला डिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में, क्या इसका कोई असर नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसकी टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो वैसे देखने में तो हाइट कम लग रही है तो इसका टाइम कम आना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे यूं घुमा के आ जाएं या यहाँ से सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लें, टाइम सेम लगेगा। उसकी रीजन क्या है, देखें आप जब डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना कैलकुलेशन, तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का करना पड़ेगा, और दोनों को जमा करेंगे टोटल डिस्टेंस आएगा, फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर भी टाइम कितना आएगा, 8 सेकेंड ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो इसको आप इनिशियल मान लें और इसको आप फाइनल मान लें, क्योंकि है भी ऐसे ही है, तब भी टाइम कितना आएगा, 8 सेकेंड आएगा। अब इसमें ये है कि डिस्प्लेसमेंट के केस में ये वाला हिस्सा मैटर क्यों नहीं करता, उसकी रीजन ये है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है। अब हो क्या रहा है कि बॉल पहले यहाँ से मान ले ऊपर गई और ऊपर से फिर यहाँ तक वापस भी आई, तो जितना ऊपर गई है उतना वापस भी आ गई है। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और उनकी वैल्यू सेम होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो जितना डिस्टेंस ऊपर था उतना ही नीचे है, तो दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया। तो लिहाजा उस बॉल ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया इतने वाले हिस्से में। हाँ डिस्टेंस कवर किया, फासला कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, ये बात ज़हन में रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, 0, तो इसलिए हमें इसको डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ इस वाले हिस्से को ही कंसीडर करेंगे। एक चीज़ ये, हाँ डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें कि डिस्प्लेसमेंट में जब बॉल पहले ऊपर जाएगी फिर वहां से नीचे आएगी तो टाइम तो फिर थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि अब फासला ज़्यादा हो चुका है। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आना भी चाहिए ध्यान में। लेकिन टाइम दोनों में फिर भी सेम रहता है, ऐसा क्यों होता है? इसको कई तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे मुझे उम्मीद है आप जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मान लें कि ये आप इस रेड वाले पाथ की बात करें, मतलब कि डिस्टेंस की बात करें। अब होगा क्या कि बॉल पहले ऊपर जाएगी तो 2 सेकंड उसे ऊपर जाने में लगेंगे, और वहां से फिर ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आने में 6 सेकंड मजीद लगेंगे। तो टोटल कितना टाइम लग गया, 8 सेकंड लग गया। और जब आप डिस्प्लेसमेंट में आते हैं तब भी कितना टाइम लगता है, तब भी 8 सेकंड लगते हैं। अब ऐसा क्यों, देखें जब बॉल ऊपर गई, ऊपर जाने के लगे 2 सेकंड, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, तो 2 सेकंड लगेंगे। लेकिन यहाँ से वापस आने में सिर्फ और सिर्फ लगेंगे 6 सेकंड। अब यहाँ पर यह है कि डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो स्पीड भी ज्यादा हो जाती है वापस आने की। ठीक है, तो बेशक आपको लग रहा है डिस्टेंस ज्यादा, लेकिन अब उसकी स्पीड भी ज्यादा हो गया, जिस वजह से अब टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसके लिए। तो 2 सेकंड पहले लगे और अब मजीद कितने लगेंगे, 8 सेकंड लगेंगे। तो 6 लगेंगे, बल्कि 2 पहले लगे और फिर 6 लगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, 8 ही हो जाएंगे। और जैसे कि डिस्टेंस ज्यादा हुआ इसलिए अब उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब इसके लिए पीछे सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये ज्यादा ऊपर है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। और अगर आप यहाँ से एज अ डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पहले ही कम है,
डिस्प्लेसमेंट कम है तो कम डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम भी फिर उसको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा कवर होने में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी कम होगी, कम एनर्जी से वो मूव करेगा तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे कैलकुलेट कर ले तब भी 8 सेकेंड लगेंगे, अगर आप एज अ डिस्टेंस ले रहे हैं तब भी 8 सेकेंड ही लगेंगे। हाँ, आपके जहन में ये आएगा कि ये अब ज़्यादा है फिर भी 8 लग रहे हैं, बेशक आपका जो रास्ता है वो लेंथी हो गया, लेकिन रास्ता लेंथी होने के साथ साथ आपकी स्पीड तेज़ हो गई थी, जिस वजह से टाइम फिर भी आपका उतना ही लगा, 8 सेकेंड। ठीक है, अब मेरे ख्याल है कि जब इस पे हम मज़ीद डिबेट करेंगे, बात करेंगे, तो आप मज़ीद इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको इतना ही रख लें। अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मज़ीद कोई क्वेश्चन आता है आपके जहन में, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करें। यहाँ तक आपका सेकंड न्यूमेरिकल हो चुका है, इसके बाद मूव करते हैं इसके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो थर्ड न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसमें वो कहता है कि इफ़ अगर इन दोनों वेक्टर का जो सम है उसकी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए इन्हीं दो वेक्टर को माइनस करने की मैग्नीट्यूड के, तो देन आप प्रूव करें कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में मुझे उसने बताया कि दो वेक्टर है ए और बी, वो हमने लिख लिए। फाइंड मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एंगल फाइंड करना है। अगर एंगल 90 आ गया तो वो फिर परपेंडिकुलर ही होंगे। तो फाइंड में फिर हमने यही लिख लिया कि मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, जिसको हम थीटा कह रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो उसने हमें दिया हुआ है जो वो लिख लेते हैं, ए प्लस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। मैं दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से होगा, स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का भी स्केयर आ गया। अब जो स्केयर है ना उसको आप डायरेक्टली स्केयर वाला फॉर्मूला लगा के भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर ले कि जैसे इसका स्केयर है ना, ये आपस में क्या हो रहा है, दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a प्लस बी। इस तरह करने का फायदा ये क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो आप वेक्टर के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। a प्लस बी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इनके ऊपर क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं आपस की डॉट प्रोडक्ट में। अब ऐसा क्यों है, ये तो डॉट प्रोडक्ट में भी इस चीज़ को हमने बताया होगा, मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर बता देता हूँ। इसको लिख लें, देखिए मान लें मेरे पास सिंपल एक वेक्टर ए है और इसकी मैं मैग्नीट्यूड का क्या ले रहा हूँ, स्केयर ले रहा हूँ। तो वो कैसे आएगी, अगर मैं इस वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट ले लूँ इसी के साथ ही, तब भी मेरे पास सही वही आंसर आएगा जब मैं उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर लूँगा। तो किसी भी वेक्टर का जो स्केयर होता है मैग्नीट्यूड का, वो बेसिकली किसके बराबर होता है, उसी वेक्टर की खुद की साथ डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वही था, स्केयर था, तो स्केयर को कैसे मैं फिर मैंने लिखा कि इसी वेक्टर की आपस में क्या मैंने ले ली, डॉट प्रोडक्ट ले ली। क्लियर, दोनों तरफ मैंने ऐसे किया। अब इनको आपस में हम डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पहले ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ होगा, तो ए डॉट ए। ठीक है, वेक्टर्स की आपस में डॉट प्रोडक्ट होगी। अब फिर ए आगे बी से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसे यूं भी लिख सकता हूँ, प्लस ए डॉट बी, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट। अब बी की बारी है, फिर बी और ए की डॉट प्रोडक्ट होगी, तो प्लस बी डॉट ए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद b फिर b से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस b डॉट b, आपस में इनकी डॉट प्रोडक्ट आ गई दोनों वेक्टर्स की, इज इक्वल टू सेम यही काम यहाँ पर भी करेंगे, a से a की डॉट प्रोडक्ट a डॉट a, और फिर a होगा b के साथ। तो देखिए माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस a डॉट b। ठीक है, इस तरीके से। अब बारी है बी की, बी और ए, लेकिन बी के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, फिर आएगा बी डॉट ए, इनकी भी डॉट प्रोडक्ट आ गई, और एक आखिर में बी और बी के हो गए। अब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और बी आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी इनकी, बी डॉट बी।
लें जी, सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया। अब देखिए दोनों वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बेसिकली क्या आता है, उनकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाता है, जो अभी मैंने बताया। तो मैं इसको सिंपल क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड का स्केयर। मैग्नीट्यूड के स्केयर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप साइडों पे लाइन लगा के भी लिख सकते हैं, उसका मतलब ही मैग्नीट्यूड है। अब जब आप सिंपल लिखते हैं, कोई एरो नहीं लगाते, तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सिंपल ए लिखकर ऊपर स्केयर डाल दूंगा, तो इसका मतलब ही क्या है कि मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया। प्लस ये था ए डॉट बी, ये एज इट इज रहेगा। ये था बी डॉट ए, मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इसकी कि ये कॉमोडेटिव होते हैं डॉट प्रोडक्ट। आप चाहे ए डॉट बी लिख लें या बी डॉट ए लिख लें, ये बराबर ही होते हैं, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए मैंने उसकी तरतीब चेंज कर दी। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये भी बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये भी देखें ए डॉट ए था, इसको ठीक से लिख ले, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए का स्केयर माइनस ए डॉट बी, ये दोनों वेक्टर एज इट इज। इसको भी मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के पहले और बाद में बी लिख लेता हूँ, तो पहले ए आ गया और बाद में बी आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए बी और बी, तो बी का स्केयर आ जाएगा। अब ये चीज तो हमें पता है कि इक्वल के दोनों तरफ जो चीजें सेम हो वो कैंसिल होती हैं, तो ए स्केयर इधर भी उधर भी है, ये कैंसिल हो गए। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस होगा, फिर भी कैंसिल ही होना है, तो आप इसे डायरेक्टली यहीं पर ही कैंसिल कर दें। अब बाकी जो बचा वो लिखते हैं हम। यहाँ पे देखें ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2a डॉट बी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस रहेगी, तो माइनस के a डॉट बी, ऊपर आ गया जी वेक्टर, साथ में 2 भी आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक और एक दो, a डॉट बी आ गया साथ में। अब ये माइनस है इक्वल के इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2a डॉट बी, ये तो पहले से था ना इधर ये वाला, अब ये माइनस है इधर आके ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2a डॉट बी, इस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल में यहाँ बचा 0। अब ये दोनों जमा होंगे तो ये हो जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई है 0 के नीचे जाके डिवाइड होके खत्म, तो सिंपल क्या बच गया, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 के नीचे 4 खत्म, तो हमारे पास आया a डॉट बी। अब जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब यही है कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं तो आप इसे मजीद भी थोड़ा सा सोल्व करके भी बता सकते हैं, इसकी डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लें, वो कैसे, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए बी कोस थीटा के। अब ए बी है, ये भी 0 के नीचे जाएंगे, डिवाइड होके खत्म हो जाएंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय ए बी, क्योंकि ए बी मैग्नीट्यूड है ना, कोई नंबर वगैरह होगा तो वो भी 0 के नीचे खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कोस उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, तो कोस तो उस साइड पे जाके इनवर्स हो गया, यहाँ पे बच गया थीटा, कोस इनवर्स यहाँ पे आ गया 0। और ये कोस की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपके पास थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। लिहाजा आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं मजीद कि कोस इनवर्स 0 कितना होता है, 90। तो देखिए थीटा चूंकि 90 आ गया, लिहाजा मैं बात कर सकता हूँ कि दोनों वेक्टर ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं ये बात लिख देता हूँ, हेंस प्रूफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा, सिंपल सा था, छोटा सा था। यहाँ तक हमारा थर्ड न्यूमेरिकल हो गया, मूव करते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो फोर्थ न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसमें वो कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, कि एक बॉडी है जैसे कि ये मैंने बनाई, इसके ये अभी रेस्ट में है, अब सुकून से है, और इसका जो मैस है इस वक्त वो कितना है, उसके मैस को उसने m कह दिया, तो इस बॉडी का जो मैस है वो हमारे पास क्या होगा, m होगा। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया कि इनिशियल मैस ऑफ द बॉडी m, कि शुरू में इसका मैस क्या है, m है। अब होता क्या है कि ये 3 टुकड़ों में टूट जाती है ये बॉडी, अब 3 टुकड़ों में टूट जाती है, ये उसने खुद बताया हुआ है यहाँ पे, इनटू 3 पीसेस। आगे वो कहता है 2 ऑफ विच ऑफ मैस m बाय 4 ईच, कि ये 3 टुकड़ों में जब डिवाइड होती है तो उनमें से होता ये है कि 2 टुकड़ों का जो मैस है वो m बाय 4 है। तो मान ले कि ये कुछ 3 टुकड़े इस तरीके से एक ऊपर की तरफ मूव कर गया,
एक इस तरफ मूव कर गया और एक ये तीसरा टुकड़ा हमारे पास ये वाला बचा। अब इन तीनों में से जो दो आपके पास पीस है उसका उसने मैस आपको बताया हुआ है कितना है। तो एक एक जो टुकड़ा है उसका मैस कितना है m/4 और दूसरे वाले का भी कितना है m/4, क्योंकि उसने यही बात लिखी है, टू ऑफ विच ऑफ मैस m/4 ईच, कि इसके तीनों में से दो जो टुकड़े हैं उन दोनों का मैस कितना है m/4 है। तो इस चीज को हम लिख देते हैं कि मैस ऑफ फर्स्ट पीस m1 इज इक्वल टू m/4, के पहले पीस का मैस उसको भी m/4 कह देते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा पीस है उसका मैस भी कितना है हमारे पास 1/4 है। तो मैस ऑफ सेकंड पीस m2 कह दिया और वो भी कितना है m/4, तो इसका मैस m/4, ये हम पहले वाला पीस है तो इसे मैं m1 कह देता हूँ पहले पीस का मैस, और ये दूसरे पीस का मैस है तो इसे मैं m2 कह देता हूँ। ओके, अब हम ये जो तीसरा पीस है इसका मैस कितना होगा इसको भी अभी यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर इस्तेमाल होना है। तो मैस ऑफ थर्ड पीस, तो तीसरे पीस का जो मैस है वो कैसे आएगा, वो बहुत इजी है। देखिए शुरू में मैस कितना था, m था, बाद में क्या हुआ इसके दो इसे साइड पे हो गए और दोनों का मैस कितना था m/4, तो मतलब पहले पीस का टोटल मैस m था ना, तो टोटल में से पहले पीस का मैस भी माइनस कर दो और दूसरे पीस का भी मैस क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, तीसरे पीस का मैस बचेगा। अब आप इसके सोल्व कर लें, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 4 आएगा एलसीएम। m के नीचे कुछ नहीं है तो 4 डायरेक्टली m से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4m माइनस, इन दोनों के नीचे 4 है तो 4 से कैंसिल, ये m एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ये भी m एज इट इज आ जाएगा और माइनस ये वाला m भी एज इट इज आ जाएगा। इसको फर्दर आप देखें तो 4m में से इनको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2m और नीचे क्या आ जाएगा 4, और इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा m/2 आ जाएगा। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं या इसको यूं कर लेते हैं कि थोड़ा नीचे की तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 1 2 और 2 2 4, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा m/2 बच गया। ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4, तो m/2 बचेगा, उसको मैंने नीचे लिख लिया, आगे जगह की थोड़ी कमी थी। चलें जी, तो तीसरी बॉडी का जो मैच था वो भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो m3 कितना आ गया, m/2 आ गया, और बाकी क्या थे m/4 और m/4, ये उसने खुद बताए थे। अब चलते हैं इस न्यूमेरिकल के आगे। वो कहते हैं each are thrown off in perpendicular directions with velocities of 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, कि ये जो दो पीस है जिनका मैंने मैथ आपको खुद बताया हुआ है m1 और m2 का, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक इस डायरेक्शन में चला गया और एक बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब 90 के एंगल पे मूव कर गया, और दोनों की वेलोसिटीज उसने बता दी है, एक है 3 मीटर पर सेकंड की और दूसरे की क्या है 4 मीटर पर सेकंड की। अब वेलोसिटीज की बात हो रही है तो उसको मैं वेलोसिटीज वाले हिस्से में लिखूंगा, तो फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे कि जब ये तीनों पीस इकट्ठे थे उस वक्त इनकी वेलोसिटी तो जीरो थी क्योंकि ये अभी मूव नहीं कर रहे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब जब ये मूव करना शुरू किए तो दो पीस थे जिनकी वेलोसिटी उसने आपको दी हुई है, तो पहले वाले पीस की जो वेलोसिटी है वो क्या है m1, सॉरी पहले वाला जो पीस है जो m1 जिसे हमने कहा इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हमने लिख ली 3 मीटर पर सेकंड, और दूसरे वाली को हमने क्या लिख लिया 4 मीटर पर सेकंड। आप चाहे इसको m2 कह लें या चाहे इसको m1 कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन सिंपल सी है क्योंकि दोनों का मैथ तो सेम है। हाँ बस ये है कि अगर आप इसे m1 कह रहे हैं तो फिर इसकी वेलोसिटी को भी क्या कहेंगे v1 कहेंगे, और इसे m2 कह रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे v2 कहेंगे। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो m1 वाला पीस है ये किसके अलोंग है, ये x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए मैं इसकी वेलोसिटी के साथ क्या लगाऊंगा, आई कैप लगाऊंगा ताकि पता रहे ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है। आई आपको पता है यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो बताता है कि ये वेक्टर जो है ये किस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके साथ में क्या लगाऊंगा, आई कैप लगा दूंगा। और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है ऊपर की तरफ, तो इसके साथ इसकी वेलोसिटी के साथ में क्या लगा रहा हूँ, जे कैप लगा रहा हूँ, साथ में क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने इनकी वेलोसिटीज को भी लिख लिया। अब आते हैं अपने फाइंड की तरफ। तो फाइंड मैंने क्या करना है वो भी उसने बताया हुआ है।
वो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विद विच इट विल फ्लो अवे, कि आपने फाइंड करना है कि ये जो तीसरा पीस है ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो लिहाजा फाइंड मुझे क्या करनी है, तीसरे पीस की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है जो थर्ड वाला मैस है उसकी, तो उसकी वेलोसिटी को मैंने v3 कह दिया, वो मुझे फाइंड करनी है। अब आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम सबसे पहले यूज करेंगे अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो उसी को मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के अकॉर्डिंगली होगा क्या, ये ला ये कहता है कि जितना आपका इनिशियल मोमेंटम था उतना ही आपका क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। तो ये धमाका होने से पहले जब ये तीनों पीस जुड़े हुए थे, जितना उस वक्त आपका टोटल मोमेंटम था उतना ही क्या होगा धमाका होने के बाद होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे आता है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाने से। तो स्टार्टिंग पर जब ये इकट्ठे थे तो पूरी बॉडी का जो मास था वो क्या था, m था, और उसकी जो वेलोसिटी थी पूरी बॉडी की वो क्या थी, v। उसे v क्या लें आप, या vi क्या लें, इनिशियल वेलोसिटी vi थी, इज इक्वल टू। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, एंड एट द एंड ये तीन पीस हो गए। तो फाइनल मोमेंटम अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे हर एक पीस का मोमेंटम क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और मोमेंटम ऐसे आता कैसे है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाने से। तो तीनों का मोमेंटम चूंकि जमा करना है तो तीनों के मोमेंटम को मैं इस तरीके से लिखूंगा। पहली बॉडी का मोमेंटम वो कैसे आएगा, उसके मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा के m1v1 प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम, तो दूसरी बॉडी का मास और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा के प्लस तीसरी बॉडी का मोमेंटम, तीसरी बॉडी का मास और तीसरी बॉडी की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो उसका मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अभी तक अप्लाई किया। बस इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं, या नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं से फर्दर सोल्व करें। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम। ठीक है, तो m तो एज इट इज रहेगा, पहले जो मैच था वो तो m ही था। हाँ, नीचे वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 0 थी। जब ये पूरा ब्लॉक जुड़ा हुआ था तो उस वक्त तो मूव नहीं कर रहा था, तो नीचे वेलोसिटी क्या थी, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। m1 कितना है हमारे पास, m1 है m/4, तो m1 की जगह पे आ गया m/4। आगे है v1, तो v1 हमारे पास थी 3 आयोटा, या 3 i कैप क्या लें, तो 3 i कैप प्लस m2 कितना था, दूसरी बॉडी का मास भी m/4 था, तो m2 की जगह पर भी m/4 आ गया। और साथ में चूंकि v2 कितना था वो भी देख लेते हैं, वेलोसिटी हमारे पास ये है, वो है 4j कैप, तो 4 साथ में आएगा j कैप प्लस m3 हमने फाइंड किया था, ये देखिए m3 ये था हमारे पास m/4, तो m3 की जगह पे आ गया m/4, सॉरी m/2 था ये, यस m/2। आगे है v3 तो हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो सारा हो गया 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 3 है m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 4, साथ में आ गया i कैप प्लस 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, m बचेगा। तो 4 से 4 की कैंसिलेशन हुई, हमारे पास सिंपल m बच गया, और साथ में आ गया j कैप प्लस ये वाला m/2 एज इट इज, और साथ में क्या आ गया v3। मुझे चूंकि v3 फाइंड करना है तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ और बाकी सारी को उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। अच्छा, वेलोसिटी जैसा कि वेक्टर है तो इसके ऊपर फिर हमें एरो लगाना चाहिए, यहाँ पर भी एरो आएगा। अब तो वैल्यूज पुट कर ली हैं तो अभी यहाँ पे भी एरो आएगा, चल इधर भी आएगा एरो। तो मुझे v3 फाइंड करना है तो v3 यहीं पे रहने दे, बाकी सारी वैल्यूज को उठा के दूसरी तरफ ले जाए। तो ये इधर प्लस था, इधर आके हो जाएगा माइनस के 3m i कैप डिवाइडेड बाय 4, ये भी प्लस था, इक्वल के इधर आके ये भी हो जाएगा माइनस के m j कैप इज इक्वल में यहाँ बच जाएगा m डिवाइडेड बाय 2, और साथ में आ जाएगा वेक्टर v3। अब यहाँ पे देखिए m जो है वो कॉमन है, तो आप m को कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा माइनस के 3/4 i कैप
फिर माइनस m चला गया कॉमन, तो अंदर बच गया j इज इक्वल टू m/2 और v3। अब दोनों तरफ m है तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी m कैंसिल। और एक और काम करें कि जैसे कि ये 2 डिवाइड है, इधर आके 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दे, तो 2 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 आके इधर हो गया मल्टीप्लाई। अंदर है जी माइनस के 3/4 आई कैप माइनस के j कैप इज इक्वल टू v3 वेक्टर v3। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 की कटिंग भी होगी, तो 2 और 4 की जब कटिंग होगी तो माइनस 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, अंदर आ जाएगा आई कैप माइनस। अब इस 2 ने इस j से भी मल्टीप्लाई होना है तो 2 j से मल्टीप्लाई हो गए 2 j कैप हो जाएगा इज इक्वल टू v3। अब देखिए ये वेक्टर v3 आ गया, लेकिन आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, आपको ये फाइंड करना था कि ये जो तीसरी जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वो जो वेलोसिटी है बेसिकली आपको उसकी क्या चाहिए, आपको उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि वेक्टर 3 की जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास। मैग्नीट्यूड का यही तरीका होता है कि आप उसके कंपोनेंट्स का स्केयर लेके उन्हें जमा कर ले। जैसे ये जो आपके पास आई कैप है, आप इसका भी कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है ना, तो इसका स्केयर लेंगे और प्लस इसके ये जो जे कैप मतलब आई कंपोनेंट है उसका भी स्केयर लेंगे, जमा कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्केयर होगा 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर हो जाएगा 4 और माइनस का स्केयर प्लस और 2 का स्केयर 4। फर्दर आप देखें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो 4 एज इट इज, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर से आ गया 9 माइनस इस 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 दा 16 हो गया। इनको आप देख ले, अच्छा यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस आएगा। अब ये दोनों प्लस होंगे तो प्लस होने के बाद आपके पास बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 4। अब इनका अंडर रूट मौजूद है आपके पास, 25 का अंडर रूट आता है 5 और 4 का अंडर रूट क्या आता है 2 आता है, और इनको जब डिवाइड किया जाता है तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 2.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपकी तीसरी वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो आप सिंपल v3 से भी इसको रिप्रेजेंट कर दें तो भी ठीक है, नहीं तो आप साइडों पे लाइनें लगा के भी इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो मैंने सिंपल v3 से कर दिया। ले जी, आपके पास आपके तीसरा जो इसका पीस था उसकी भी वेलोसिटी आ गई 2.5। तो उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि उसने मेरी वैसे ये तो नहीं कहा था कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, उसने सिर्फ ये कहा था कि ये दो पीस जो है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। उसने ये देखें लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फिर एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो आप किसी एक को एक्स और किसी दूसरे को वाई के अकॉर्डिंगली लेके चल सकते थे। तो मैंने अपनी मर्जी से इसको फिर मैंने एक्स एक्सिस और इसको मैंने वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर करके सारा सोल्व कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस दूसरे को भी एक्स कह सकते थे, इसको वाई भी कह सकते थे। यहाँ तक आपका 2.4 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की तरफ। 2.5 है, इसमें वो कहता है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आपने क्रिकेट बॉल को हिट किया ऊपर की तरफ और वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और 45 डिग्री के एंगल पे आपने उस बॉल को हिट किया विद द ग्राउंड, जमीन के साथ उसका एंगल 45 डिग्री है। फाइंड इट्स, आपने तीन चीजें इस बॉल की फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने उसका टाइम फाइंड करना है कि कितनी देर तक वो हवा में रहेगी। दूसरा मैक्सिमम हाइट, आपने ये भी कैलकुलेट करना है कि ये बॉल कितनी हाइट पे जाएगी, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी। और तीसरा वो कह रहा है हाउ फार अवे इट हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड से कितनी दूर जाके हिट करेगी। मतलब आपने इसकी ये वाली रेंज फाइंड करनी है, जिसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह लें या रेंज कह लें, रेंज फाइंड करनी है कि कितनी दूर जाएगी है। तो ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो दिया हुआ है उसने।
तो पहली चीज उसने स्पीड दी थी वो हमने लिख ली 20 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ बॉल। उसके बाद उसने हमें एंगल दिया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे, वो था 45 डिग्री। मतलब कि हमारी ये जो बॉल है, इस बॉल का ग्राउंड से जो एंगल है, मान लें कि ये ग्राउंड है आपका और इस जिस एंगल पे ये मूव कर रही है वो एंगल कितना था, वो 45 डिग्री का एंगल था। वो उसने दिया हुआ, वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद एक चीज जो हमें वैसे पता होती है, जी की वैल्यू हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इसका टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के, पूरी फ्लाइट का टाइम कितना होगा, मैक्सिमम हाइट के ये बॉल कितनी हाइट पर जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद इसके हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। वैसे तो उसने लिखा हुआ है हाउ फार अवे इट हिट, मतलब इसका यही है कि आपने बताना है कि ये जमीन से कितनी दूर जाके हिट करेगी, तो जिसको हम रेंज भी कहते हैं। तो मैंने उसको यूं ही लिख दिया कि टोटल हमें इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इसका टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइडिंग देती टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2 वी आई, वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये फॉर्मूले आपको जुबानी याद होने चाहिए। अब ये जो वेलोसिटी उन्होंने दी थी, बेसिकली यही हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके साथ हम यहाँ पे भी वी आई लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे। सारी वैल्यूज है हमारे पास, बस पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 एज इट इज। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 20 और एंगल 45। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 डिग्री, साइन थीटा की जगह पे आ गया 45 डिग्री, और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 9.8। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, 20 और 2 मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री पे होता है 0.707, और डिवाइड में आ गया 9.8। अब ये दोनों ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसे 9.8 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास फाइनली जो टाइम आ जाएगा 2.88 आएगा। आप इतना भी लिख लें ठीक है, नहीं तो आप इसे राउंड अबव करके भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा तकरीबन 2.9 सेकंड। तो इतने सेकंड तक हमारी जो बॉल है उसकी फ्लाइट का टाइम होगा। तो यहाँ तक एक चीज तो हमने कर ली फाइंड। अब आते हैं उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अब हम फाइंड करेंगे अपनी मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, सारी वैल्यूज मौजूद है इसमें भी, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व कर लेना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 थी, तो 20 का स्क्वायर आ गया, देन साइन थीटा हमारे पास था 45 डिग्री, तो वहां पे आ गया 45 डिग्री। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आप बाहर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू आ गई 9.8। एच इज इक्वल टू 20 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 400, और साइन 45 डिग्री पे होता है 0.707। पहले भी हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में, फिर डिवाइड में 9.82 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 19.6। h इज इक्वल टू, अब आप यूं कर लें कि इसका स्क्वायर लें, जो भी आंसर आएगा उसे 400 से मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर जो आंसर आएगा उससे 19.6 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो अब आप इजीली कर पाएंगे। तो ये सारा करने के बाद आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 10.2 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास इसकी हाइट आ गई। तो ये इतनी बुलंदी पर जाएगी ये बॉल। अब एक चीज रह गई है हमारे पास, वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हाइट भी आ गई। अब बात करेंगे हम अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 आएगा साथ में, 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेंज का। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, बस वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आएगा। नीचे वेलोसिटी है 20, 20 का स्क्वायर,
साइन 2 एज इट इज, थीटा की जगह पे आ जाएगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। आर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और देखिए 245 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 पे 1 होता है। अगले स्टेप में लिख लेंगे, नीचे आ गया 9.8, यहाँ पे कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू 400 एज इट इज, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और डिवाइड हो रहा है जी 9.8 के साथ। और जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे 9.8 के साथ तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40.8 मीटर। इस तरीके से आपने इसकी रेंज भी फाइंड कर ली कि इतने मीटर दूर जाके वो बॉल गिरेगी। नहीं जी, यहाँ तक आपका ये सारे का सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो समझ आए, अच्छी लगे, तब भी कमेंट करके बताएं और शेयर करें। तो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट मेरिकल की तरफ। तो 2.6 मेरिकल, इसमें लिखा हुआ है 20 ग्राम बॉल हिट द वॉल ऑफ अ स्क्वैश कोर्ट। तो स्क्वैश कोर्ट, स्क्वैश आप जानते हैं एक गेम है, जैसे बैडमिंटन टाइप उस तरह की गेम है। आपने रैकेट से बॉल को हिट करना होता है और उस बॉल ने सामने वाली दीवार के साथ टकराना होता है, और वहां से टकरा के वापस आती है, फिर आप उसे हिट करते हैं और ये चलता रहता है सिस्टम। अब इसमें वो ये कह रहा है कि वो जो बॉल है उसका मास कितना है, 20 ग्राम। एक चीज उसने ये बता दी। आगे वो कह रहा है कि ये जो बॉल है ये दीवार के साथ टकरा रही है, कितनी फोर्स के साथ टकरा रही है, 50 न्यूटन की फोर्स के साथ ये टकरा रही है बॉल सामने दीवार के साथ। आगे वो कहते हैं इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकंड, कि इस बॉल पे जो फोर्स लगी है, यानी कि बॉल और दीवार के टकराने पे जो फोर्स लगी 50 न्यूटन, ये जो फोर्स है कितने टाइम तक लगी है, 0.50 सेकंड तक लगी है। इनका जो इम्पैक्ट है वो 0.50 सेकंड तक रहा। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इम्पल्स। आपने इम्पल्स को फाइंड आउट करना है। तो हमें जो चीजें दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। तो उसने हमें मास दिया था 20 ग्राम, वो भी हमने लिख लिया। उसने बताया था 50 न्यूटन की फोर्स लगी है, वो भी हमने लिख ली। फिर उन्होंने बताया था कि जो टाइम है वो 0.50 सेकंड इतना टाइम लगा, वो भी हमने लिख लिया। फाइंड, मुझे क्या करना है, इम्पल्स फाइंड करनी है। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो छोटा सा सिंपल सा है। इम्पल्स जो है वो बराबर होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब दोनों चीजें उन्होंने दी हुई हैं, फोर्स भी और टाइम भी। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी मैथ्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो लिहाजा मैथ्स चूंकि इस्तेमाल नहीं होना, तो मैथ्स को फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये जैसे है वैसे रहेगा, इसका यूज ही नहीं है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो आई इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, वो है 50, और टाइम लगा 0.50 सेकंड। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, और इसका यूनिट होता है इम्पल्स का हमारे पास न्यूटन सेकंड। लें जी, आपने इम्पल्स फाइंड करनी थी, आपने इम्पल्स फाइंड कर ली। तो यहाँ तक 6th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं 7 की तरफ। 7th न्यूमेरिकल है, इसमें वो कहता है कि अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक बॉल को किसी फुटबॉलर ने किक किया। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। इस बॉल के ऊपर जो एवरेज फोर्स लग रही है ना, वो तकरीबन 240 न्यूटन फोर्स लग रही है। वो कहता है आगे, एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। और ये जो फोर्स लग रही है ये कितनी देर तक इसके ऊपर लगती है, 0.25 सेकेंड तक ये रहती है। मतलब जब ये हिट करता है तो 0.25 सेकेंड तक ये फोर्स इस फुटबॉल पे लगती है। अब जो चीजें दी हुई है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो पहली बात उसने हमें बताया कि इस पे फोर्स लग रही है 240 न्यूटन, वो हमने लिख लिया। दूसरी बात उन्होंने हमें ये बताई कि जो टाइम लग रहा है इसके ऊपर वो कितना लग रहा है, वो 0.25 सेकंड तक का हमारे पास टाइम लग रहा है। आगे चलते हैं तो आगे फाइंड करेंगे हम। वो उसने बताया हुआ क्या करना है। पहली चीज, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। आपने ये कैलकुलेट करना है कि मोमेंटम में कितनी तब्दीली आई है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये बताना, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। आपने ये बताना है कि इसके मोमेंटम में जो तब्दीली आई है उस मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा।
तो ये भी आपने बताना है। तो दो चीजें, नंबर वन चेंज इन मोमेंटम, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया, डेल्टा का जो साइन है ये चेंज के लिए ही इस्तेमाल होता है और वो हमें फाइंड करना है। दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आपने ये भी बताना है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब टी के साथ भी डेल्टा लगाया क्योंकि हमारे पास उसने कहा था ना कि टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल बेसिकली क्या होता है कि एक टाइम के इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में जो फर्क होता है ना, उसी को हम कहते हैं टाइम इंटरवल। और उसको हम जब भी कोई फर्क आता है या चेंज होता है उसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम चूंकि चेंज इन मोमेंटम पहले फाइंड करेंगे, तो मैंने उसकी हेडिंग दे दी चेंज इन मोमेंटम की। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, ये किसके बराबर होता है, ये इम्पल्स के बराबर होता है। आई इम्पल्स जिसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया होता है, तो ये इम्पल्स के इक्वल होता है। और इम्पल्स आगे से किसके इक्वल होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, इम्पल्स का ये फॉर्मूला आप यूं भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। अब आप इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है जी 240, तो फोर्स की जगह पे आ गया 240 मल्टीप्लाई चेंज ऑफ टाइम था हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 न्यूटन सेकंड। तो पहली चीज तो हमने ये फाइंड कर ली कि हमारा मोमेंटम कितना चेंज होगा, वो तो ये आ गया एक चीज। अब दूसरी चीज उन्होंने आपसे ये पूछी है कि इस मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी भी हमने हेडिंग दे दी डायरेक्शन की। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं या इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से जी। अब देखिए जी, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है ना, तो बेसिकली मोमेंटम उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो बॉडी अगर सीधे की डायरेक्शन में मूव करेगी तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर ये जो फुटबॉल है इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम वही होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी फाइनली मूव कर रही होती है। तो इसी चीज को हमने लिख दिया कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द सेम। मोमेंटम के चेंज होने की डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी एज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है। विच इज द डायरेक्शन द फुटबॉलर किक्ड द बॉल, और वो डायरेक्शन क्या है जिस डायरेक्शन में फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया। तो जिस डायरेक्शन में किक किया उसी डायरेक्शन में फोर्स लगी है और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। सिंपल सी बात है। तो आपने दो चीजें उन्होंने पूछी थी, हमने दोनों चीजें उनको बता दी हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था आपका। कहीं पे इशू हो आप जरूर कमेंट करें, और पसंद आए तब भी कमेंट कर दिया करें। इसके बाद मूव करते हैं आपके 8th न्यूमेरिकल की तरफ। 2.8 न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एक जहाज है जो कि 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, और उसकी जो जमीन से हाइट है वो 8 किलोमीटर है। टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट, और उस एरोप्लेन ने किसी टारगेट पे एक बॉम्ब को ड्रॉप करना है, मतलब गिराना है। ठीक है, तो इसको जरा डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये वो एरोप्लेन है और यहाँ पे इसने टारगेट को हिट करना है और ये इसने बॉम्ब को गिरा दिया। अब इसकी जो स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये स्पीड किसकी है, ये स्पीड आपके एरोप्लेन की भी है और आपके इस बॉम्ब की भी है। अब बॉम्ब की दो स्पीड होंगी। देखिए बॉम्ब दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और नीचे की तरफ भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है और थोड़ा थोड़ा आगे भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो दो उसकी डायरेक्शन है और दोनों डायरेक्शन में जो स्पीड है वो डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो 200 मीटर पर सेकंड ये जो स्पीड दी हुई है ये कौन सी स्पीड है। ये बेसिकली जहाज की स्पीड थी। जहाज कहाँ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बॉम्ब भी जहाज के साथ ही था, तो ये जो बॉम्ब है उसकी भी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये वाली 200 मीटर पर सेकंड की। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड है, फिर ये क्या होगी, 200 मीटर पर सेकंड होगी।
ये तो एक चीज होगी। अब दूसरी चीज ये सुन ले कि ये जो बॉम्ब है जब इसको हमने रिलीज किया वहां से लेकर जब तक ये टारगेट के पास पहुंचेगा वहां तक इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 200 की स्पीड से मूव कर रहा था, ये 200 की स्पीड से ही मूव करता रहेगा आगे की तरफ, मैं बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, उसकी रीजन ये है कि हमने एयर फ्रिक्शन को या एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है। वेलोसिटी उस वक्त चेंज होती है जब फोर्स लगे, हमने तो हवा को वैसे ही निगलेक्ट किया हुआ, उसके रेजिस्टेंस को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे। और दूसरी बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी इस पे नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जमीन के सेंटर की तरफ। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की की बात कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी मूव नहीं करती, मतलब ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, सॉरी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी काम नहीं करती, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करती है। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज करे। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि इस बॉम्ब की जो इनिशियल और जो फाइनल स्पीड है वो सेम ही थी, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब इसी बात को मैं लिखूंगा यहाँ पर कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ बॉम्ब, उसे हम वी कह देते हैं और वो है 200 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये एक बात होगी। अब हम बात करेंगे इसकी वर्टिकल स्पीड के बारे में, ठीक है। वर्टिकल, ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है उसकी बात करेंगे। देखिए स्टार्टिंग पर बॉम्ब जो था वो जहाज के अंदर था, तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या थी, 0 थी। जब जहाज से छोड़ा उसके बाद इसने नीचे की तरफ आना शुरू किया ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर बात की जाए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन कह लें, यूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी पहले स्पीड नहीं थी, 0 थी। तो इनिशियल जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। इसी बात को हमने लिख दिया कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब। तो इसकी इस बॉम्ब की जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। शुरू में ये जो स्पीड थी ना 200, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल थी, आगे जाने वाली थी। नीचे वाली जो वेलोसिटी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल वेलोसिटी, वो स्टार्टिंग में 0 थी, क्योंकि अभी ये नीचे मूव किया नहीं था, अभी हमने इस जहाज के अंदर ही रखा था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसकी 0 थी। लेकिन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। चलें जी, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज, इसकी हाइट उन्होंने दी हुई है कि ये जमीन से कितनी हाइट पे है, ये 8 किलोमीटर या फिर 8000 मीटर, मतलब किलो को अगर हम खत्म करते हैं तो वो 8000 ही बनता है। तो 8000 मीटर की बुलंदी पर है, ये उन्होंने हमें खुद बताया था, वो भी हमने लिख लिया। आगे वो कहता है फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज। आपने ये बताना है कि इस बॉम्ब को हमने टारगेट पर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें इस बॉम्ब को कितने डिस्टेंस पे छोड़ना चाहिए कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपने टारगेट पे आगे टकरा जाए। अगर हम उससे पहले छोड़ेंगे तो ये आगे भी जा सकता है, बाद में छोड़ेंगे तो पीछे भी गिर सकता है। तो एग्जैक्ट टारगेट पर गिराने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने कितने डिस्टेंस पर अपने बॉम्ब को रिलीज करना है, मतलब कि हमें इसका ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर टारगेट से कितना दूर हो छोड़ेंगे तो फिर ये टारगेट पे जाके गिरेगा। ये जो आपकी, आप कह लेंगे आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये आपको करना है कैलकुलेट। तो वो हमने लिख लिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, वो हम करेंगे कैलकुलेट। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। देखिए हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो तो चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं सिंपल ये फॉर्मूला लगा दूंगा, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती तो उस वक्त आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, क्योंकि डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल ही फाइंड करना है ना मुझे, तो मैं स्पीड भी कौन सी लूंगा, हॉरिजॉन्टल लूंगा। अब हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, 200 है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन मसला ये है कि टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम की वैल्यू अगर होती तो वो भी लिखता, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाता। अब टाइम मुझे पहले ही करना पड़ेगा कैलकुलेट, ताकि मैं इस फॉर्मूले में यूज करूँ। अब टाइम मुझे कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, वो ज़हन में रखिएगा। ये बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की खास बात ये होती है कि बॉडी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइम सेम होता है।
मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने का और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने का टाइम सेम है, क्योंकि बॉडी एक ही टाइम पर दोनों डिस्टेंस को कवर कर रही है, नीचे भी आ रही है, आस्ता आस्ता आगे भी जा रही है। तो वो अपने टारगेट पे जब पहुंचेगी तो उसने अपना वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया होगा और हॉरिजॉन्टल भी किया होगा, और दोनों को कवर करने का टाइम बिल्कुल सेम है, तभी तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने टारगेट पे या एक ही पॉइंट पर पहुंच जाती है दोनों डिस्टेंस कवर करते हुए। तो मैं अब करूंगा क्या, बेसिकली मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो मैं अपने इस वर्टिकल डाटा को यूज करते हुए टाइम कैलकुलेट कर लूंगा, और उसी टाइम को मैं अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल हो, फ्री फॉल मोशन में बॉडी का टाइम सेम ही लगता है। तो मैं वर्टिकल का टाइम फाइंड करूंगा, उसे हॉरिजॉन्टल में यूज कर पाऊंगा। अब मैं यही सारा काम करूंगा यहाँ पे। उसी चीज को हमने लिख लिया, टाइम टेकन बाय द बॉम्ब। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज करूंगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। अब इसको थोड़ा सा अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिखते हैं। जैसा कि मैं वर्टिकल डाटा यूज करने जा रहा हूँ, तो वर्टिकल हाइट जो थी मेरे पास वो थी एच, तो मैं इसलिए अपने इस डिस्टेंस को एच से रिप्रेजेंट करूंगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए मैं एक ही जगह पे जी लिखूंगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास थी 800, तो यहाँ पे आ गया 800। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरे पास, जीरो थी। ध्यान में रखें, वर्टिकल की बात हो रही है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनिशियली ये क्या था, जीरो था, इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, तो यहाँ पे आ गया जीरो। टाइम एज इट इज रहेगा, वो तो हम फाइंड कर रहे हैं, 1/2 जी की वैल्यू होती है 9.8, और टी स्केयर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे तो 800,000 फिलहाल एज इट इज रहेगा, जीरो मल्टीप्लाई होके खत्म होगी सारी वैल्यू। अब यहाँ पे देखेंगे 9.82 से डिवाइड हो रहा है, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.9, साथ में आ गया टी स्केयर। अब 4.9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8,000 के साथ डिवाइड हो गया 4.9, यहाँ पे बच गया टी स्केयर। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचा 1632.65 इज इक्वल टू टी स्केयर। स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया। इधर भी ले लिया। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40.406 सेकेंड इज इक्वल टू टाइम। इसको आप थोड़ा सा राउंड अप कर सकते हैं, 40 पॉइंट, ये जीरो है ना और आगे 6 है, 5 से बड़ी वैल्यू तो खत्म करेंगे, आगे वाली में एक ऐड हो जाएगा, तो जीरो में 1 जमा करेंगे तो ये 41 बन जाएगा, सेकंड आ जाएगा साथ में टाइम का यूनिट। तो लें जी, टाइम अब आपके पास आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपनी इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पर ही कर देता हूँ, साइड पर ही। उसी चीज को मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की यानी कि इस बॉम्ब की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। तो जब वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही होती तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली सिंपल वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला वो यूज़ कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी, सिंपल इसी को यूज़ करेंगे। तो एस एज इट इज़ रहेगा, एस हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी कितनी थी, अब मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। और टाइम हमने अभी भी कैलकुलेट किया 40.41, तो 40.41 टाइम आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके आता है आपके पास 8082 मीटर, मतलब 8082 मीटर के फासले पर आपको अपना बॉम्ब रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्टली अपने टारगेट पे आ सके। अब ये मीटर में है, आप इसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किलोमीटर के लिए आपको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अब बन जाएगा किलोमीटर। और जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 8.082 किलोमीटर। लें जी, किलोमीटर के अंदर आप कह लें कि तकरीबन हमें 8 किलोमीटर के फासले पर
अपने बॉम्ब को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्टली अपने टारगेट पर जाके लगे। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो छोटे छोटे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। सिर्फ सोल्व कर लेना काफ़ी नहीं है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमारा 8वां न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल की तरफ। 9 है, इसमें लिखा हुआ है वाई डज रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश। वो ये कह रहा है कि जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है या प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होती है तो उसकी जो हाइट है, मतलब उसकी जो रेंज है, बल्कि मान ले कि ये पत्थर है, आपने इसे एक एंगल पे फेंका, ये यहाँ से घूमता हुआ इधर आ गया। अब यहाँ पे इसका जो एंगल था उस एंगल को आप कह ले थीटा। अब आप उसी पत्थर को दोबारा फेंके लेकिन एंगल चेंज करके फेंके। अब आपने एंगल चेंज कर लिया, अब क्या हुआ, दोबारा से वो वहीं पर जाके गिरा, तो मतलब उसकी जो रेंज थी वो सेम थी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जब आप एंगल थीटा पे फेंकते हैं या फिर ये जो नया एंगल है इसे थीटा डैश कह लें, या यूं कह लें कि इसको हम थीटा डैश कह लेते हैं छोटे वाले एंगल को, और बड़े वाले एंगल को हम थीटा डैश कह देते हैं, थीटा कह देते हैं। ठीक है, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो ऐसा क्यों होता है कि रेंज सेम होती है? अब इसमें ये नहीं है कि किसी भी एंगल पे फेंक देंगे रेंज सेम होगी। इसमें ये है, एक चीज़ आपने टॉपिक के दौरान भी ये पढ़ी होगी कि जब दो एंगल्स को जमा किया जाता है और वो 90 के इक्वल आता है सम, उस वक्त उनकी रेंज सेम होती है। मिसाल के तौर पे मान लें कि ये जो थीटा डैश है ये मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री है, और ये जो थीटा है ये मैं कहता हूँ ये 60 डिग्री है। अब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जब दो एंगल हो जिनका सम 90 के बराबर आ जाए तो फिर उन दोनों एंगल्स की जो रेंज होती है वो सेम होती है। आप जिस मर्जी एंगल पे गिरा लें वो सेम रेंज पर ही पहुंचेंगे, सेम टारगेट पे पहुंचेंगे, सेम रेंज होगी उनकी। अब इसी चीज को उसने बेसिकली आपसे पूछा हुआ है कि ये प्रूव करें कि वाकई ऐसा होता है। तो उसके लिए उसने बता दिया एक एंगल थीटा है और दूसरा क्या है, थीटा डैश, और ये भी बता दिया थीटा डैश जो है वो कैसे आएगा, 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करेंगे तो वो थीटा डैश आ जाएगा। तो गिवन में मुझे क्या है, थीटा डैश उसने दिया हुआ है। आगे एक और चीज उसने कही है कि आल्सो शो डैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो आर बाय आर डैश इज इक्वल टू 1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यही होते हैं जिनको जमा करके क्या आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। और वो कह रहा है कि इन एंगल्स के लिए आपने एक और चीज प्रूव करनी है कि आर और आर डैश, मतलब आर का मतलब है रेंज, कौन सी रेंज, जो थीटा आर के लिए थी। ठीक है, और आर डैश का मतलब है कौन सी रेंज, जो थीटा डैश के लिए रेंज थी। तो अगर आप इन दोनों रेंजेस को डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ये चीज भी आपको प्रूव करनी है। तो लिख देते हैं, पहली चीज हमें प्रूव करनी है कि दोनों की रेंज क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी चीज के इन दोनों की रेशियो लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो रेंज का हम फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि रेंज किसके बराबर होती है, रेंज बेसिकली बराबर होती है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के। ये हमारे पास है रेंज का फॉर्मूला। अब मैं इसमें यूं करता हूं कि थीटा की जगह पे दूसरा एंगल थीटा डैश पुट करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश। तो मैं अगर थीटा की जगह पे ये वाला एंगल लिखता हूं तो मेरे पास एक न्यू रेंज आएगी, उसको मैं आर डैश कह दूंगा। तो वी आई स्केयर साइन 2 एज इट इज, थीटा की जगह पे अब क्या आ जाएगा, थीटा डैश आ जाएगा, और डिवाइड में आ गया आपके पास जी। ये चीज आ गई। अब जैसे कि थीटा डैश की वैल्यू उसने दी हुई है आपको, थीटा डैश जैसा कि 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, तो जहाँ पे थीटा डैश है वहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा। तो आर डैश इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डैश की जगह पे आएगा 90 डिग्री और माइनस के थीटा आएगा, डिवाइड में आ गया जी। देन आर डैश इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन, ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90
माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, देन आर डैश इज इक्वल टू वी आई स्केयर। अब यहाँ पर देखें कि ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि जब साइन के आगे 90 का इवन मल्टीपल होता है, जैसे कि 90 डिग्री है, आगे 2 है ना, 2 एक इवन नंबर है, तो जब 90 का कोई इवन मल्टीपल होता है तो जो आपके पास आपका फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो साइन तो रहेगा, साइन एज इट इज ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अब ये साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो जैसा कि 290 है तो पहले वाला एक 90, दूसरे वाला दूसरा 90, तो यहाँ तक क्या बन जाएगा, 290 बन जाएगा। और 290 से माइनस हो रहा है 2 थीटा, तो जब 290 से माइनस होके कहाँ पे आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव ही होता है, तो लिहाजा ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लिया। इसके बाद आ जाए नीचे जी एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये सेम वही फॉर्मूला रेंज का जहां से आपने शुरू किया था, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है। इसको चले नाम दे देते हैं, मैं इसे 1 कह देता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ। तो मैं ये बात कर सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 के दोनों से ये बात हम कह सकते हैं कि आर किसके बराबर है, आर डैश के बराबर है, ठीक है। एक चीज तो हमने कर दी प्रूव। अब दूसरी पे चलते हैं। दूसरी पे क्या थी, दूसरी में ये प्रूव करनी है कि इन दोनों की जो रेशियो है ना वो किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है। अब इसको प्रूव करना है तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, साइड पर ही। उसके लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं अपने इस सारे मटेरियल को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ। अब हम नया काम करने लगे हैं कि आर क्या थी रेशियो हमारे पास, आर ओवर आर डैश, के आर ओवर आर डैश फाइंड करेंगे। तो आर है ऊपर तो आर की वैल्यू लिखेंगे, आर की वैल्यू ये थी तो ये आ जाएगी ऊपर हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा वी आई स्केयर साइन 2 थीटा, और डिवाइड में क्या था, जी, तो डिवाइडेड बाय जी आ गया। ये सारी किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। फिर डिवाइडेड बाय नीचे है आर डैश, तो आर डैश की क्या वैल्यू थी वो लिखेंगे। तो आर डैश की भी सेम यही वैल्यू निकल के आई थी ना हमारे पास, ये देख सकते हैं। तो इसी को मैं अब यहाँ पे नीचे भी लिख दूंगा, तो आर डैश की जगह पर भी यही सेम वैल्यू आनी है, तो मैं इसलिए यहीं से इसको पिक करके नीचे लिख देता हूँ इस तरीके से। तो जैसा कि ऊपर नीचे सेम सेम वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो सेम सेम तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपस में हो जाएगी कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा 1। तो आर ओवर आर डैश किसके इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया। तो ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी जो उन्होंने कही हुई थी। तो दोनों बातें उनकी प्रूव हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा। कहीं पे अगर इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। यहाँ तक था 9th न्यूमेरिकल। मूव करते हैं 10th की तरफ। 2.10 इसमें लिखा हुआ है अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो एक ट्रॉली है, मान लीजिए वो ये ट्रॉली है, इसका मैस और इसकी वेलोसिटी दी हुई है। मैं इसको साथ साथ में लिख लेता हूँ। तो पहली वाली ट्रॉली, उसका मैस m1 कह दिया और वो 1 kg है, और उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी भी उसने दी हुई है, वो है 1 मीटर पर सेकंड, वो भी हमने लिख लिया। आगे वो कहता है कोलाइड विद द सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट, और ये ट्रॉली अपने जैसी दूसरी ट्रॉली के साथ टकराती है जो कि पहले से क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अब जैसे कि उसने ये चीजें बता दी हैं कि वो अपने जैसी ही एक सिमिलर ट्रॉली के साथ टकरा रही है, तो जितना मैस पहले वाली ट्रॉली का था उतना ही दूसरी का भी होगा। तो इसी चीज को हमने लिख लिया, मैस कितना है, 1 kg। और जैसा कि उसने कहा था कि वो जो दूसरी ट्रॉली है वो क्या है, वो रेस्ट में है। देखिए उसने कहा था सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है तो जाहिर है फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, तो उसे हमने 0 लिख लिया। आगे वो कहता है आफ्टर कोलिजन, के टकराने के बाद। अब टकराने के बाद वाली सिचुएशन बयान करेगा वो कहता है आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ट्रॉली कम टू रेस्ट, के टकराने के बाद पहले वाली जो ट्रॉली है वो रेस्ट में आ जाती है, कम टू रेस्ट, वेयर एज द सेकंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड।
कि टकराने के बाद पहले वाली रेस्ट में आ जाएगी और दूसरे वाली क्या हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसने मूव करना शुरू कर दिया अब, और पहले वाली क्या होगी, रेस्ट में होगी। इसको यूं कर लेंगे, पहले वाली ने टक्कर मारी तो वो रेस्ट में आ गई और दूसरे वाली ने मूव करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको यूं लिखूं कि अब ये क्या है, ये रेस्ट में है, तो अब इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अब इसने मूव करना शुरू कर दिया तो इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी कह ले, न्यूमेरिकल में फर्क नहीं पड़ता, आप स्पीड की बात कर लें या वेलोसिटी की फिलहाल, तो इसलिए आप जो मर्जी बोल दें। तो v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, अब इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, समटाइम्स पढ़ता भी है और जिन न्यूमेरिकल्स में होता है उन पे हम ये बात कर भी लेते हैं, लेकिन यूजुअली इन चीज़ों पे क्योंकि भी डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है हमें, जब डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो तो फिर आप स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की जगह पे बोल सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। वो कहते हैं शो डैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। आपने अब ये प्रूव करना है कि ये जो कोलिजन है, जिसमें पहले वाली जो ट्रॉली थी वो पहले मूव कर रही थी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और दूसरे वाली क्या थी, वो रेस्ट में थी, इसकी स्पीड जीरो थी। ये टकराने के बाद क्या हुआ, पहले वाली सिफर स्पीड हो गई उसकी, वो रेस्ट में आ गया, दूसरी वाली ने पहले वाली स्पीड के बराबर मूव करना शुरू कर दिया, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब उसने मूव करना शुरू कर दिया। आपने ये बताना कि ये सारी कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका ये वाला हिस्सा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे से में जो बात की गई है उसको देख लेंगे। तो लिखते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले हमें फाइंड करना है शो डैट, हमें ये प्रूव करना है कि कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। कोलिजन इलास्टिक है अगर पहले वाली ट्रॉली की जो स्पीड है वो जीरो हो जाए और दूसरे वाली की स्पीड क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, जैसे कि इसकी स्पीड को मैं v1 कह रहा था, इसको मैं v2 कह रहा था। टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है उसको मैं v1 डैश कह दूंगा और इसकी स्पीड को क्या कह दूंगा, v2 डैश कह दूंगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी ट्रॉली की स्पीड है और टकराने के बाद है तो ऊपर डैश डाल दिया ताकि पता रहे ये बाद वाली है। तो देख सकते हैं कि पहले वाली जीरो हो गई है, वो लिख ली, और दूसरे वाली कितनी हो गई है, 1 हो गई है, तो वो लिख ली। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इलास्टिक है, तो अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लिया, हम प्रूव करेंगे कि कोलिजन क्या है, वो इलास्टिक है। अब कोई भी कोलिजन इलास्टिक कब होती है, अब ये अब आपको समझना है। इलास्टिक उस वक्त होती है अगर उनके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उस पूरे सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और टकराने के बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जीज अगर बराबर आ जाए तो वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। क्योंकि एनर्जीज बराबर आने का मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस नहीं हुई, एनर्जी ज़ाया जब नहीं होती तो उसी वक्त ही तो उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। तो लिहाजा हम एनर्जीज फाइंड करेंगे, इनिशियल काइनेटिक और फाइनल, अगर तो सेम आई तो मतलब ये इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिक में एनर्जी लॉस नहीं होती, लॉस नहीं होगी तो जवाब सेम आना चाहिए, तो सेम आएगा तो मतलब वो इलास्टिक है। ठीक है, ये सारा काम हमने करना है, तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी और साथ में आई लगा दूंगा, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की फाइंड करेंगे हम। दोनों का मतलब है कि पहले वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जमा कर दूंगा दूसरे वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी तो मैं यूं लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1, मतलब पहले वाली बॉडी की, प्लस काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाली बॉडी की। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है, लेकिन चूंकि फर्स्ट वाली बॉडी है तो साथ में क्या आ जाएगा, m1 और v1 आ जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², दूसरी बॉडी है तो m2 और v2 आ जाएगा साथ में। यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जिसे हम इनिशियल कह रहे हैं टकराने से पहले वाली, वो एज इट इज रहेगी। अब आप यूं कर लें, इसमें से क्या वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, m1 भी 1 था हमारे पास और m2 भी 1 था और v1 भी 1 था, तो m1 की जगह पे 1 आ गया, v1 भी 1 था तो वहां पे भी 1 ऊपर स्केयर एज इट इज, प्लस देन 1/2 m2 हमारे पास वो भी 1 था और v2 कितना था, देखें v2 था 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो v2 की जगह पे आ गया 0, ऊपर स्केयर था तो स्केयर एज इट इज रहेगा 1/2। देखिए 1 का स्केयर 1, 1 से मल्टीप्लाई होकर भी 1 नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, प्लस अब देखिए 0 का स्केयर 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 जिससे डिवाइड हो वो भी 0, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज इट इज ही आ जाएगा। अगर आप इसे पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो 1/2 को डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। साथ में जॉल लिख लें, जॉल चूंकि यूनिट है तो साथ में वो आ जाएगा। तो ये मैंने अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है। अभी मैं इसी कोलिजन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करूंगा, यानी कि टकराने के बाद वाली। तो मैं अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा, लेकिन टकराने के बाद वाली तो साथ में एफ लिख देता हूँ फाइनल। तो वो भी ज़ाहिर है किसके बराबर होगी, टकराने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाली बॉडी की प्लस टकराने के बाद वाली एनर्जी दूसरे वाली बॉडी की। ठीक है, अब चूंकि एनर्जीज बदल चुकी होंगी, पहले वाली और दूसरे वाली और, तो मैं इसको डैश के साथ, चले ऐसे रहने दे। काइनेटिक एनर्जी की जगह फॉर्मूला लिख दे, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन अब ये चूंकि टकराने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है, टकराने के बाद जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी, पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी को हमने v1 डैश कहा था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में भी कि टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी उसे v1 डैश के साथ रिप्रेजेंट किया गया था। तो v1 डैश आ गया यहाँ पे, और m1 तो m1 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा टकराने के बाद, तो उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। प्लस दूसरे वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 2 आना था, तो फॉर्मूला है 1/2 m2 v2 डैश। दूसरे वाली बॉडी की ये वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी के ऊपर क्या आएगा, स्केयर आएगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में स्केयर आता है ना वेलोसिटी के ऊपर, इसलिए वैल्यूज पुट करते हैं 1/2। पहले वाली बॉडी का मास m1 है। अब पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। देखिए पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है टकराने के बाद। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, तो लिहाजा अब यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा 0। तो v1 की जगह पे आ गया 0, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, प्लस 1/2 m2 भी 1 है और v2 डैश। अब दूसरे वाली बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया था कितनी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब v2 डैश की जगह पर 1 आएगा, तो v2 डैश की जगह पे आ गया 1, ऊपर स्केयर एज इट इज ही रहेगा। अब देखिए 0 का स्केयर 0 होता है, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी सारा 0 हो जाएगा ना, 0 जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सारा 0 हो जाता है। ये हो गया 0, प्लस यहाँ पे आ गया 1/2, 1 का स्केयर 1, 1 से मल्टीप्लाई होके भी 1 आ जाएगा, और 1/2 ही फाइनली आपके पास बचेगा। 0 प्लस भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आप डिवाइड की शक्ल में लिखे तो 0.5 जॉल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी बात को हमने लिख दिया कि जैसा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हैं, तो लिहाजा ये क्या है, एक इलास्टिक कोलिजन, सो इट इज अ इलास्टिक कोलिजन। ले जी, ये काम हो गया हमारा। अब हम इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे मूव करेंगे, इस वाले में। इसमें वो कहता है आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर, ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब जरा सिचुएशन अलग है कि अब वो जब टकराएंगी तो वो जुड़ जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो इनको जोड़ देते हैं, मान लीजिए टकराने के बाद एक दूसरे के अंदर जुड़ गई। अब आगे आगे वो कहता है दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। ये आपस में जुड़ गई हैं, और जुड़ने के बाद वो 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही हैं। मतलब दोनों जुड़ गई हैं, तो फिर दोनों की स्पीड क्या होगी, 0.5 होगी। तो मैं ये बात कर सकता हूँ पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो भी 0.5 होगी, और दूसरे वाले की भी क्या होगी, 0.5 होगी। ठीक है, v2 भी क्या होगी, 0.5 होगी। ये v1 है। अब ये चूंकि टकराने के बाद वाली है तो ऊपर डैश लगा देते हैं ताकि पता रहे ये टकराने के बाद वाली वेलोसिटी है। अब वो कहता है शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो कोलिजन हुई है ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है। तो पहले तो लिख लेते हैं इन चीजों को। तो हमने लिख लिया शो दैट कोलिजन इज इनइलास्टिक। अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारी कोलिजन इनइलास्टिक है अगर इफ पहले वाली वेलोसिटी 0.5 हो और दूसरे की भी क्या हो, 0.5 हो, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो, टकराने के बाद जुड़ जाएंगी, सेम वेलोसिटी होगी, तो ये जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया कि कोलिजन इज इनइलास्टिक। अब हम ये प्रूव करेंगे, तो उसके लिए सेम वही स्टेप होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल फाइंड करेंगे। तो सेम वही फॉर्मूले यूज होने हैं, तो मैं इन फॉर्मूलाज को तो यहीं से उठा के लिख लेता हूँ। सिंपल वैल्यूज ही चेंज होनी है, तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मैंने फॉर्मूले लिख लिए, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/2
m1 मतलब पहली बॉडी का मास, वो तो 1 ही था। v2 पहली बॉडी की वेलोसिटी, तो पहली बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, टकराने से पहले वो 1 थी और दूसरी की 0 थी, तो पहले की वेलोसिटी 1 नहीं रही, प्लस 1/2 दूसरी बॉडी का मास m2 वो 1 था और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, वो 0 थी, टकराने से पहले की बात हो रही है, इस हिस्से की बात हो रही है। और यहाँ पर आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 और एट दी एंड क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। यहाँ पे चले 1 भी लिख लें, 1 का स्क्वायर 1, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, प्लस ये तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 होगी, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा। और इसको आप अगर डिवाइड करके लिखते हैं तो वो बनेगा 0.5 जूल। इस तरीके से आपने कर ली इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड। ये तो ज़ाहिर है सेम आएगी क्योंकि टकराने से पहले दोनों सेम ही थे ना, टकराने के बाद की सिचुएशन बदली है, तो अब टकराने के बाद वाली फाइंड करते हैं। वैसे आप ये ना भी करते, पहले किया हुआ तो ठीक है, लेकिन चले हमने कर लिया, ये भी ठीक है। नाउ अब हम टकराने के बाद की फाइंड करेंगे। तो पहली बात, फॉर्मूले तो वही हैं, टकराने के बाद वाली भी ऐसे ही आएगी, सेम वही फॉर्मूले यूज होने हैं, बस वैल्यूज अब चेंज हो रही हैं, तो वैल्यूज में चेंज करके लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने इन्हीं फॉर्मूलाज को लिख दिया कि टकराने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पहले वाले की एनर्जी जमा दूसरे वाले की एनर्जी, पहले वाले की एनर्जी कैसे आएगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। वी की जगह पे डैश लगा रहा हूँ क्योंकि टकराने के बाद वाली वेलोसिटी अब हमने यहाँ पे लिखनी है। वैल्यूज पुट करते हैं 1/2, पहले का मास 1 है तो 1 आ जाएगा। अब दूसरे की वेलोसिटी क्या है टकराने के बाद, ये वाली वेलोसिटी अब हम यूज करेंगे 0.5, दोनों की क्या है सेम सेम है 0.5 0.5, तो लिखते हैं। तो v1 डैश वो भी क्या है 0.5 और ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, प्लस 1/2 मास है 1 और वेलोसिटी है 0.5, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। फर्दर देखिए ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 ही रहेगा, इसका स्केयर लेंगे तो 0.25 आएगा, देन प्लस 1/2 भी एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.5 का स्केयर हो जाएगा 0.25। अब जैसा कि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद आएगा 0.125, प्लस इनको भी डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। अब इनको जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.25 जूल, ठीक है। ले जी ये आपके पास क्या आ गया, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको लिख देते हैं। और ये बात बड़ी क्लियर है कि जैसे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.25 है और इनिशियल थी 0.5, तो एनर्जी बराबर नहीं आई, तो लिहाजा हमारी जो कुलिया ना वो भी क्या हो गई, इनइलास्टिक हो गई। इसी चीज को मैं लिख देता हूँ, तो इसी चीज को लिख दिया कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो लिहाजा ये क्या है, इट इज है इनइलास्टिक कुलिया, तो ये एक इनइलास्टिक कुलिया, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप समझ आए होंगे, कहीं पे इशू हो तो आप जरूर कमेंट करें। यहाँ तक तो आपका 10th वाला न्यूमेरिकल। मूव करते हैं इसके 11 न्यूमेरिकल की तरफ। 2.11 इसमें लिखा हुआ है अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 किलोग्राम, कि ये एक रेलवे वैगन है, जैसे ये इसका एक डब्बा है, उसका मैस उसने बता दिया, ये इसका मैस है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, मैस m1 हो गया। आगे वो कहता है मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 है, तो पहले वाली की वेलोसिटी कितनी होगी 3। कोलाइड विद अनदर वैगन ऑफ मास 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 किलोग्राम, और ये वैगन दूसरी वैगन के साथ टकराती है और दूसरी वैगन का जो मास है वो भी उन्होंने दिया हुआ है। विच इज एट रेस्ट, जो कि खुद रेस्ट में है, मतलब जो दूसरी वैगन थी वो पहले से क्या थी, रुकी हुई थी, तो दूसरी वैगन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0, और ये पहले वाले वैगन की वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इन चीज़ों को साथ साथ लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में मेरे पास क्या आ गया, पहले वैगन का मास m1 और पहली वैगन की स्पीड या वेलोसिटी 3 आ गई, और दूसरी वैगन का मास दे दिया हुआ था उन्होंने, ये वो भी हमने लिख लिया, और दूसरी वैगन की वेलोसिटी भी दी हुई है, वो रेस्ट में थी तो वेलोसिटी 0 हो गई, वो भी हमने लिख लिया। आगे वो कहता है दे स्टिक टुगेदर, कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एंड मूव ऑफ टुगेदर, और दोनों इकट्ठे ही आगे की तरफ मूव करते हैं। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, आपने इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है इकट्ठी। देखिए टकराने से पहले इनकी वेलोसिटी थी v1 और v2, जब ये टकराएंगे आपस में जुड़ जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले वाली की वेलोसिटी को हम v1 डैश कह देंगे
और दूसरे वाले की वेलोसिटी को v2 डैश कह देंगे। अब जैसा कि ये जुड़ गए हैं तो फिर जुड़ने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैं ये बात कर सकता हूँ v1 और v2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कंबाइन वेलोसिटी इस तरह होगी कि दोनों की कंबाइन वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अब सेम है क्योंकि वो जुड़ चुके हैं। अब दोनों की वेलोसिटी जब सेम है तो आप उसे सिंपल v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे फाइंड करनी है कंबाइन वेलोसिटी जो कि v1 डैश और v2 डैश होगी, मतलब दोनों बराबर होंगी। तो इन दोनों को भी सिंपल v से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर दोनों बराबर हैं। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो अभी के लिए हम आइडियल कंडीशन में ही चलेंगे कि ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। तो उसके अकॉर्डिंगली इनिशियल मोमेंटम कैसे आता है, दो बॉडीज है ना ये वाली, तो इनिशियल मोमेंटम कैसे आएगा, दोनों का मोमेंटम जमा करके। तो पहले वाली बॉडी का मोमेंटम क्या आएगा, m1 v1 ऐसे आएगा, प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा m2 v2। और फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा, दोनों का टकराने के बाद वाला मोमेंटम ऐड करके। तो टकराने के बाद वाला मोमेंटम कैसे आएगा, m1, और टकराने के बाद वाली वेलोसिटी v1 डैश, प्लस और दूसरी बॉडी का भी मोमेंटम m2 v2 डैश। v2 क्यों, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी। अब जैसा कि हमने कहा हुआ है कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है टकराने के बाद, तो इसलिए इनके साथ फिर v1 v2 और डैश भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है टकराने के बाद। अब इनमें वैल्यूज पुट कर लें आप। तो m1 था हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो m1 की जगह पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और v1 थी पहले की वेलोसिटी वो 3 थी, तो v1 की जगह पे 3 आ गया, प्लस 2 m2 वो था 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ गया m2 की जगह। और दूसरे की वेलोसिटी कितनी थी, वो 0 थी, तो v2 की जगह पे 0 आ गया। फिर m1 की जगह पर भी 4 मल्टीप्लाई 10 की। अच्छा, इसमें एक काम पहले आप यूं कर ले कि जैसा कि दोनों के साथ v है ना, तो v आप क्या ले ले, कॉमन ले ले। तो मैं दोनों में से v कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा m1 और m2। यहाँ चले साथ में वैल्यूज भी लिख लेते हैं और अगले स्टेप में इसको कॉमन ले लेंगे हम। तो m1 की जगह पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और v एज इट इज, प्लस m2 की जगह पे आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और v एज इट इज, ठीक है। इस तरीके से एक काम है जो आप यहीं पर ही कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, कि आप v को कॉमन ले लें यहीं पर ही। v दोनों में सेम है ना, तो v को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा v। अब इनके साथ ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा काम। इस तरीके से v दोनों में कॉमन आ गया और m1 और m2 की हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप यहाँ देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब ये दोनों देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है, इज इक्वल टू। अब ये दोनों जमा हो जाएंगे, 10 की पावर सेम हो तो इस सिंपल इजीली आगे वाली वैल्यूज को आप ऐड कर ले, 4 और 2 ऐड होके 6 हो जाएंगे और 10 की पावर 4 एज इट इज रहेगी। और बाई था मौजूद v। अब 0 प्लस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ बचा हमारे पास 12 10 की पावर 4। अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई थी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गई, यहाँ पे बच गया v। ये दोनों तो सेम सेम थे, कट गए, 6 1 6 और 6 2 12। तो फाइनली आंसर क्या बचा, 2 बचा, 2 मीटर पर सेकंड, साथ में स्पीड का यूनिट आ गया। दें जी, टकराने के बाद दोनों जो ट्रॉलीज हैं, दोनों जो हमारे पास वैगन है, रेलवे वैगन, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेंगे, 2 मीटर पर सेकंड। यही हमें फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल समझ चुके होंगे। ये था आपका 11 न्यूमेरिकल। इसके बाद मूव करते हैं आपके 12th न्यूमेरिकल की तरफ। 2.12 इसमें लिखा हुआ है अ कार विद मैस 575 किलोग्राम मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड। के कार है जो कि इतनी स्पीड से मूव कर रही है। तो मान ले वो ये वाली कार है, ठीक है, इसकी स्पीड उन्होंने दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। इस चीज को साथ साथ लिखते रहते हैं हम डाटा में। तो एक चीज उसने बता दी कि इस कार का जो मैस है वो उन्होंने दे दिया, ये m1 था और वो ये था, वो लिख लिया। और उन्होंने दी हुई है इसकी स्पीड, वो भी हमने लिख ली। आगे वो कहते हैं
स्मैशेज इनटू द रेयर एंड ऑफ अ कार, कि ये वाली जो कार है ये दूसरी कार के जो पीछे वाला हिस्सा है उसके साथ टकराती है, ठीक है। और उस कार का जिसके साथ ये टकरा रही है, मतलब ये जिसके साथ टकरा रही है, टकराने वाली कार का जो मैस है वो उसने दिया हुआ वो ये है। तो ये दूसरी बॉडी का मैस आ गया, इसे हमें m2 कह दिया, m2 ने दिया था वो हमने लिख दिया। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो भी दी हुई है, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन दी सेम डायरेक्शन, जो खुद भी क्या कर रही थी, आगे की तरफ ही मूव कर रही थी, और कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही थी, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी। इसकी जो स्पीड थी वो 15 थी और इसकी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये जाके उसको पीछे से टक्कर मार देती है। तो इसकी स्पीड भी लिख लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब आगे वो कहता है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ दी रैक्ड कार लॉक टुगेदर। रैक्ड का मतलब होता है तबाहशुदा। वो कहता है कि इन तबाहशुदा कारों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि ये टकराने के बाद आपस में जुड़ जाती हैं। क्योंकि टकराने के बाद ये जुड़ गई हैं तो टकराने के बाद फिर इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो पहले वाले की वेलोसिटी और दूसरे वाले की वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो टकराने के बाद है तो इसलिए ऊपर डैश लगा देते हैं। ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये उन्होंने लिखा होगा व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब दोनों के टकराने के बाद वाली वेलोसिटी क्या होगी, उससे सिंपल वी एफ से चले हमने रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। लिख दिया हमने कंबाइन वेलोसिटी, पहली वाली वेलोसिटी दूसरी सेम होगी और उसे हमने क्या कह दिया, वी एफ कह दिया, जो कि हमने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी के नाम से हम इसकी कंबाइन वेलोसिटी को बुला रहे हैं। आगे वो कहता है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दी कोलिजन। आपने ये भी बताना है कि इस टक्कर के दौरान कितनी काइनेटिक एनर्जी जाया हुई है। इस चीज को भी लिख लेते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको भी हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले तो हम अपनी कंबाइन वेलोसिटी फाइंड करेंगे, बाद में अपनी काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कंबाइन वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है उसे हम सिंपल वी क्या वी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है किसी सिस्टम का वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के। अब इनिशियल मोमेंटम कैसे आएगा, दोनों का इनिशियल मोमेंटम जमा कर दूंगा तो वो इनिशियल में आ जाएगा। तो पहली बॉडी का मोमेंटम m1v1 और दूसरी बॉडी का मोमेंटम m2v2, ठीक है। फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, फाइनल कैसे आता है, पहली का मैस और दूसरी की पहली की वेलोसिटी। अब टकराने के बाद वाली वेलोसिटी है तो v1 डैश कहूंगा मैं इसे, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा m2v2 डैश। वैल्यूज पुट करते हैं। पहली का मैच था 575, तो यहाँ पे आ गया 575, और पहले की जो स्पीड थी वो कितनी थी 15, तो v1 की जगह पे 15 आ गया, प्लस m2 दूसरी बॉडी का मैच था 1575, तो 1575 आ गया मैच, और v2 कितना था वो 5 था, तो v2 की जगह पे आ गया 5। यहाँ पर देखते हैं m1 सेम वही 575, v1 डैश जैसा कि हमने कहा हुआ v1 डैश और v2 को हम क्या कह रहे हैं, vf कह रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, vf आ जाएगा, प्लस m2 की जगह पे क्या आएगा 1575 आएगा, तो 1575 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने m2 लिख दिया और साथ में क्या है v2 डैश, जैसा कि v2 हमने कहा हुआ है कि ये भी क्या है vf के बराबर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा vf आ जाएगा। अब इस पूरी लाइन को मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके लिख देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके लिखता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने इसे ज़रा नीट क्लीन करके लिख लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये बचेगा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब इन दोनों में देखिए वी एफ है ना, तो वी एफ को मैं ले लूंगा कॉमन, तो जब मैं कॉमन लूंगा तो ये चीज़ मेरे पास बचेगी, ठीक है, वी एफ आ गया कॉमन। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये भी प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस किया तो ये आ गया, और इनको प्लस करके ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो 16500 के नीचे ये वैल्यू डिवाइड होगी, यहाँ पे बचेगा वी एफ। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7.67 मीटर पर सेकेंड।
इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, उनकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। काफी सिंपल था। अब अपने न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमने क्या करना था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था। काइनेटिक एनर्जी का जो नुकसान है, कितनी ज़ाया हुई है, वो फाइंड करनी है। तो उसकी हेडिंग दे दी हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, लाइन लगा के सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड होगा, पहले जब हमें पता होगा कि हमारे पास इनिशियल कितनी थी काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और फाइनल कितनी थी। जब हमें ये दोनों एनर्जीज का पता होगा, इनिशियल और फाइनल का, देन क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल जितनी एनर्जी हमारी ज़ाया हुई है। ठीक है, तो पहले मैं यही काम करूंगा कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ इनिशियल वाली, तो साथ में आई लिख देता हूँ। अब वो कैसे तरीका है कि आप पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी को जमा कर दो दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फॉर्मूले पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। तो जैसे कि पहले वाले का तो m1v1 आ जाएगा साथ में, और दूसरे वाले के लिए भी इस तरीके से होगा 1/2 m2 और v2 ऊपर स्केयर फॉर्मूले वाला। वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/2 एज इट इज m1 था हमारे पास 575, तो यहाँ पे आ गया 575। v1 था 15, तो यहाँ पे आ गया 15 ऊपर स्केयर प्लस 1/2 एज इट इज। m2 की बात की जाए तो वो हमारे पास था 1575, और v2 की बात की जाए तो वो कितना था, 5 था, तो 5 का स्केयर आ गया। अब थोड़ा काम मैं डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप 15 का स्केयर लें, उसको 575 से मल्टीप्लाई करें, और जो भी आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 6468 ठीक है, इसको सोल्व करके ये चीज़ आ जाएगी। प्लस इस पूरे को सोल्व करेंगे, 5 का स्केयर लें, 1575 से मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आएगा फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 19687.5। अब दोनों चूंकि जमा हो रहे हैं तो जमा करें, जमा करके आ जाएगा जी 84375 जॉउल। ये है आपके पास आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम फाइंड करेंगे फाइनल। नाउ अब फाइनल की बारी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी जमा करेंगे उसमें दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी को, लेकिन अब इसमें वैल्यूज वो लिखेंगे जो टकराने के बाद वाली थी। तो फॉर्मूला कुछ यूं होगा 1/2 m1v1², लेकिन चूंकि टकराने के बाद है तो टकराने के बाद वाली वेलोसिटी आ जाएगी v1 डैश आएगा ऊपर, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2 m1v1, बल्कि m2 है, दूसरी बॉडी है ना, तो m2v2 स्केयर, तो फॉर्मूले वाला आ गया, साथ में डैश लगाएगी क्योंकि टकराने के बाद की वेलोसिटी पुट करनी है। अब हमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 एज इट इज, m1 था हमारे पास 575, और v1 डैश, देखें हमने ये चीज़ यहाँ पे पहले बता दी हुई है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, और किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये 7.67, तो लिहाजा v1 की जगह पे भी यही आएगा। या अपनी आसानी के लिए आप एक और काम भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें यह है कि कैलकुलेशन भी ज़रा आसान हो जाएगी आपके लिए। आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि v1 डैश और v2 डैश दोनों बराबर हैं, और उसको हम किसके बराबर कर रहे हैं, vf के बराबर कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, 1/2 m1v1, v1 नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, vf लिखूंगा, ऊपर आ जाएगा स्केयर, प्लस फिर 1/2 m2, फिर आएगा यहाँ पे vf, और ऊपर आ गया स्केयर। चूंकि दोनों तरफ vf स्केयर है तो इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन, और 1/2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 आ गया कॉमन, और vf को मैं यहाँ पे चले कॉमन लिख लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, सिंपल m1 प्लस m2। इसका ये फायदा है कि ज़रा कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। अब देखिए सिर्फ हमें m1 और m2 की वैल्यू लिखनी है, m1 है 575 प्लस m2 की जगह पे आ जाएगा 1575।
फाइनल वेलोसिटी ये थी हमारे पास 7.67, तो यहाँ पे आ गया 7.67 का स्क्वायर। लें जी काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको जमा करें और जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो फाइनल आपके पास जो बचेगा वो ये होगा 1075, ये आ गया। और इसका जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 58.8289। ठीक है, अब ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा 63241.06 जूल। ये आपके पास आ गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज। अब हम अपनी जो एनर्जी लॉस हुई है ना वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल को माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम करेंगे माइनस। अब माइनस के लिए मैं साइड पे कर लेता हूँ काम, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, जितनी मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी कि जितनी मेरी इनिशियल थी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जितनी हमारी फाइनल थी, उसको करते हैं। इनिशियल कितनी आई थी, इनिशियल थी हमारे पास ये 84375 माइनस फाइनल थी हमारे पास ये 63241 और 0.06 इनको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 211.33.9 जूल। इसको आप साइंटिफिक में लिखेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा, फर्स्ट वैल्यू के पीछे आएगा, तो फिर कुछ इस तरीके से बनेगा 2.11। बाकी भी लिखनी है तो लिख लें वैल्यूज, नहीं तो इतना भी काफ़ी है। मल्टीप्लाई 4 वैल्यू छोड़ी है पॉइंट ने तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। लें जी, अब ये वही आपका आंसर है जो बुक में मौजूद है। तो इस तरीके से आपने इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस था ना, जो ज़ाया हुई है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब ज़ाया कहाँ पे हुई होगी, हीट की फॉर्म में, साउंड एनर्जी की फॉर्म में, और जो पार्टिकल इधर उधर बिखरे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर भी ये ज़ाया हो चुकी है एनर्जी। तो इसी के साथ आपके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि हमने कैसे किया। कहीं पे कोई इश्यू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो सारी समझ आई है, अच्छी लगी है, न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं, तब भी कमेंट करके बताएं और वीडियो को दोस्तों तक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।